तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम यहाँ पर आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट जिस तरीके से बॉडी बड़ा होता रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती रहती है, तो वहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पॉसिबल होता है और वही बेस्ट होता है। उसके अलावा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ वो भी देखे थे, एडवांटेजेस भी देखे थे कि उसका क्या फ़ायदा है, किस तरीके से उसमें वेरिएशंस आते हैं, एवोल्यूशन होता है, जो कि इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही हमने यहाँ पर कवर किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन में है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ होता है। इट मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स जो है वो उस तरीके से अपने टाइप सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। मेल पेरेंट्स प्रोड्यूसेस मेल जीमेट्स कॉल्ड स्पर्म। तो जो भी मेल पेरेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल जीमेट्स जिसको स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं फीमेल जीमेट्स जिसको हम ओवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं दे हैव टेल एंड देयरफॉर मोटाइल, वो मूवमेंट कर सकते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन द टेस्टीज, और उनका जो प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होता है टेस्टीज में। जबकि अगर वही बात करें फीमेल के जिमेट्स के बारे में, तो ये ओवम है जो कि बिगर साइज होता है, नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकते। एंड ओनली वन ओवरी प्रोड्यूसेस वन ओवम इन 1 मंथ, एक मंथ में ओनली एक ही ओवरी का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है बोथ द जीमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर। दोनों जो जीमेट्स हैं, मेल जीमेट्स स्पर्म्स हो गए, फीमेल जीमेट्स ओवा हो गए, दोनों के दोनों माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं। एंड हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उनके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो हाफ होती है। हम बात करें अगर पूरे बॉडी सेल्स के बारे में, क्योंकि जब बाद में उनका फ्यूजन होगा तो वो हाफ हाफ मिलकर क्या हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इसी में देखोगे सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स ओवा एंड स्पर्म स्टार्ट इन द बॉडी। जब एक लाइफ का एक ऐसा पीरियड जिसमें जो है जो रिप्रोडक्शन के स्टेज का जो पहला स्टेज होता है, जिसमें फीमेल में ओवा जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है और मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो इस पीरियड को हम, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन मेल्स में, तो 11 to 13 ईयर्स के एज में होता है, जबकि ह्यूमन फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स के एज में जो प्यूबर्टी का एज है उसमें आ जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चेंजेस क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, कुछ चेंजेस गर्ल्स में और जबकि कुछ चेंजेस बॉयज़ में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से एमसीक्यू वगैरह हम पूछ ले कि दोनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो अगर मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करें तो वहाँ पर थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स इन जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। स्किन जो होते हैं ऑयली हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह जो है इसी प्यूबर्टी एज के आने के बाद ही स्टार्ट होते हैं। हालांकि ये जो प्यूबर्टी जो है डिफरेंट मतलब हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किसी में जल्दी तो किसी में लेट भी हो सकता है। जैसे आपका वहाँ पर एज वेरिएशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, मतलब कि 14, 15 तक भी किसी में चला जाता है। उसके बाद गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स के में चेंजेस एट द प्यूबर्टी, फर्स्टली चेंज आएगा जो ब्रेस्ट साइज है दैट इज बिगिन टू इंक्रीज एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बॉयज़ के बारे में बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस पे थिक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं और वॉइस जो है उनकी क्रैक होनी शुरू हो जाती है, और यही सारे चेंजेस आते हैं। तो यही चेंजेस एक सिग्नल देता है कि अब जो है इनकी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर फुली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है, हो सकता है आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर को लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर को भी आपको एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है दैट इज टेस्टीज। So a pair of testes are located inside scrotum which is present outside the abdominal cavity। तो पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड होते हैं किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो स्क्रोटम ही उस चीज़ को वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जर्म सेल्स, जो मेल के अंदर जर्म सेल्स हैं स्पर्म्स, उसका फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है। इसके अलावा टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन है, उसको हमने 7th चैप्टर में भी कवर किया था कि सेक्स हार्मोन के बारे में मेल
मेल का फीमेल का अलग अलग। तो टेस्टिस का ही काम है कि वो मेल का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा। और टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम। और उसके अलावा जो एज ऑफ प्यूबर्टी है उसके टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उसका काम भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। नेक्स्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, दैट इज़ वेस्ट डिफरेंस। और वेस्ट डिफरेंस क्या काम करता है, इट पासिस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो ये जो भी प्रोडक्शन होता है स्पर्म का टेस्टिस में, तो उसको पास करता है वहाँ से लेकर यूरेथ्रा तक। और सी पार्ट आपका यूरेथ्रा ही है। तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। तो मेल में जो स्पर्म्स के लिए और यूरिन के लिए दोनों का कॉमन पैसेज यूरेथ्रा है, और जिसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम पेनिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड भी वहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स। तो ये सब हेल्प करते हैं स्पर्म के सिक्रेशन के लिए, क्योंकि ये इस एक टाइप का फ्लूइड होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को और उसके ट्रांसपोर्ट को ईजी करता है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी डिफरेंट पार्ट है। तो उसमें सबसे फर्स्ट है ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के दोनों साइड्स में पेयर ऑफ ओवरी जो है लोकेटेड होता है। और यहाँ पर मतलब काम क्या क्या होता है, तो फीमेल जर्म सेल्स जो एग्स का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल, जब भी एक गर्ल का बर्थ होता है तो उसी टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बट प्यूबर्टी के एज पे वो जो एग्स हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट कर जाते हैं। वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ इट्स ओवरीज। और हर महीने एक ही जो है ओवरीज वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ओवरी जो भी एग प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिसीव करने का काम, और उसके बाद फर्दर इसको ट्रांसफ़र करने का काम। जो भी एग प्रोड्यूस होता है ओवरी के द्वारा तो इसको रिसीव करता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देता है, यूटेरस में। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल जीमेट्स एंड फीमेल जीमेट्स, वो भी यहीं पर होता है। तो ये क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स से हो सकता है कि ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस पार्ट में होता है। तो दैट इज़ ओविडक्ट और या फिर फैलोपियन ट्यूब, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है सी पार्ट, दैट इज़ यूटेरस। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर अगर इन द केस की फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहीं पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस ओपन्स इनटू वैगिना थ्रू कैर्विक्स, और उसके बाद यूटेरस जो है वैगिना में भी ओपन होता है थ्रू दी कैर्विक्स और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स और आते हैं कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि एग फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें 2 केसेस आते हैं कि जब एग फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरे केसेस में जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है। तो फर्स्टली है कि एग का जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम फर्टिलाइजेशन होने के पॉइंट्स पे कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसे हम जाइगोट बोलेंगे, और उसको फर्दर कहाँ पर भेज दिया जाएगा, यूटेरस में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर एक एम्ब्रियो डेवलप होगा और धीरे धीरे उनका जो है डेवलपमेंट होना शुरू होगा। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दी मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को जितना भी न्यूट्रिशन मिलेगा वो मदर के ब्लड से मिलेगा। किसकी वजह से, एक स्पेशल टिश्यू बनता है उस टाइम पे, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, और इसी से वहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है जिसकी वजह से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल दोनों का एक्सचेंज जो है प्लेसेंटा की हेल्प से होता है। तो प्लेसेंटा का टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे देख लेना अच्छी तरीके से। बाकी तो वैसे आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद the time period from the fertilization up to the birth of a baby is called gestation period। तो टाइम पीरियड जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन और जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और ये लगभग 9 मंथ्स का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है देन द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। यूटेरस हर महीने ये प्रिपेयर करता है कि हो सकता है कि फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आ जाए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, और उस टाइम पे जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो उसे थिक बनाते हैं, स्पॉन्जी बनाते हैं, सो दैट कि जो एम्ब्रियो अगर इन केस की फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो को उसे सपोर्ट कर सके और वहाँ पे वो अच्छी तरीके से और डेवलप हो सके। बट व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर।
तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस लाइनिंग की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है. देन दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वेगिना एज ब्लड एंड म्यूकस एंड दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days every month and this is the called menstruation cycle. अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन टर्म ऑफ सेफ सेक्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस एज वेल एज द एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस. तो ये आपका एक ऐसा स्टेट ऑफ वेलबींग है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सेक्स जो है बहुत ही सेफली हो रहा हो और कोई भी रिप्रोडक्टिव डिजीजेस वहाँ पर नहीं हो रहे हो, क्योंकि अनसेफ सेक्स से बहुत सारी डिजीजेज आती हैं. तो यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम आपको तीनों को याद रखना है. एक तो गोनोरिया है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और सिफिलिस है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है. दूसरा है एड्स जो कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो होता किससे, एक वायरस है HIV ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस. तो यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म, और एड्स किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से, जबकि ये दो और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया से होते हैं. अब उसके बाद यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा कि फीमेल में हर मंथ एक प्रोड्यूस होता है. तो ऐसे में तो मतलब अगर चाहे तो अगर कंट्रोल ना करे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इस वजह से बर्थ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो हैं यहाँ पर लिए जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है हर टाइम पे ऐसा माना जाता है कि एवरेज जो एक फीमेल है वो एवरेज अपनी लाइफ में 40 जो है वहाँ पर चाइल्ड को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन इतनी ज़्यादा वैसे ही इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. तो यहाँ पर मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल तीनों मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड, जिसके अंदर हम करते क्या है, दीज आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सीमन टू द फेलोपियन ट्यूब. मेनली क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने से बचाएंगे तो ऑफकोर्स बर्थ पे कंट्रोल हो सकता है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी सीमन से फेलोपियन ट्यूब तक जाता है तो उस पैसेज को ही रोक दिया जाता है. तो वो आपका मैकेनिकल मेथड कहलाता है, जिसके अंदर जो 2-3 और भी इसके हो जाएंगे. तो फर्स्टली क्या हो सकता है, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है, या फिर इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. तो कॉन्डोम्स आर thin rubber tubes worn over the penis before sexual intercourse. The semen gets collected in this and it is not discharged into the vagina. जब उसमें वो डिस्चार्ज होगा नहीं तो उस केसेस में फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर इज अ नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी. तो तो ये तरीका है कि उस तरीके से रोक सकते हैं. नेक्स्ट डायफ्राम, इट इज द थिन रबर फिक्स्ड ओवर अ फ्लेक्सिबल मेटल रिंग विच इज फिटेड ओवर द सर्विक्स इन अ वुमेन बॉडी बाय ए डॉक्टर. तो ये डॉक्टर के थ्रू किया जाता है, उसमें फिक्स कर दिया जाता है सो दैट कि वहाँ पर भी क्या हो, फर्टिलाइजेशन को रोकने की पूरी यहाँ पर मतलब मेनली मेथड यही है. बाकी मेथड कोई भी हो, मेन मकसद ये है कि किसी भी हाल में फ्यूजन नहीं होना चाहिए. थर्ड है IUCD, इट इज इंसर्टेड इन द यूटेरस एंड इट्स इंसर्शन कॉज सर्टेन सिक्रेशन विच प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरिन वॉल. तो इसमें कुछ इस तरीके से चीज़ों को डाला जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूटेरिन वॉल में होता ही नहीं है. तो इससे भी क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. और नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में है 2 तरीके के, यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड होते हैं आपका, these are strong sperm killing chemical available in the form of cream, jellies etc which are injected through the vagina just before copulation. तो ये कुछ sperm killing chemicals होते हैं जो कि जेलीज या फिर क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसको इंजेक्ट कर दिया जाता है बिफोर कैपुलेशन, सो दैट कि जितने भी स्पर्म ट्रांसफर हो वो वहीं पे उनकी डेड हो जाए. सेकंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. दीज आर हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ ऐसे हार्मोनल पिल्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को तो रोक सकते हैं बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये नहीं रोकते हैं. तो ये भी एक मेथड है जिसको यूज़ करते हैं. थर्ड है सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड इसको सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि परमानेंटली जो है उस चीज़ को हटा देता है कि उसके बाद कोई चांस ही नहीं रह जाता. तो उसमें है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी. तो वेसेक्टोमी के अंदर क्या है, ये वेसेक्टोमी जो है बेसिकली ये मेल्स में जो करते हैं, नसबंदी टाइप इसे कहते हैं, और ये ट्यूबेक्टोमी फीमेल में है. तो वेसेक्टोमी इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लिगेटिंग द वेस्ट डिफरेंस इन द मेल्स, क्योंकि मेनली जो वेस्ट डिफरेंस का ही मेन फंक्शन होता है कि स्पर्म को वहाँ पे ट्रांसफर करना है. तो अगर उस चीज़ को वो वहाँ से कटिंग कर दे, लिगेटिंग कर दे, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब उसमें कोई चांस नहीं हो जाएगा कि वहाँ से स्पर्म जो है वो ट्रांसफर हो सके. सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में है इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लिगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फेलोपियन ट्यूब्स. फेलोपियन ट्यूब्स का वहाँ पे भी मेन फंक्शन है, तो उस चीज़ को अगर कट कर देते हैं तभी भी वहाँ पर जो है फर्दर फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. थर्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन इज कैरिड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ऑलरेडी जब
एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है बट उस टाइम पे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो अबॉर्शन होता है। हालांकि इस प्रैक्टिस को मिसयूज़ किया जाता है फीमेल फेटिसाइड के रूप में, या फिर फीमेल फीटस को डेथ करने के लिए, जैसे पहले से ही पता कर लेते हैं कि जो चाइल्ड है वो गर्ल है या बॉय है। तो ये जो अबॉर्शन वाला मैटर बहुत ही मतलब इसके लिए काफ़ी ये ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अगर आप नए हो चैनल पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट कि आपको कोई भी नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए।